अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी एक्स रेज़ एंड एक्स रे स्पेक्ट्रम। करेक्टरिस्टिक एक्स रेज़ क्या होती हैं, ब्रामस्टर-लॉन्ग एक्स रेज़ क्या होती हैं, कॉन्टीन्यूस एक्स रेज़ कौन सी होती हैं, एक्स रेज़ का प्रिंसिपल क्या है, और एक्स रेज़ में जब उसके स्पेक्ट्रम को स्टडी किया जाता है तो पीक्स क्यों आती हैं। तो आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में एवरीथिंग अबाउट एक्स रेज़ वी विल डिस्कस्ड। तो स्टार्ट करते हैं जी। हम सबसे पहले एक्स रेज़ हैं क्या। तो बच्चों, एक्स रेज़ आर हाई एनर्जी फोटॉन्स। एक्स रेज़ आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, इनकी जो वेवलेंथ है वो टिपिकली 0.1 नैनोमीटर से लेकर आमतौर पर 10 नैनोमीटर के दरमियान में होती है। सो दे आर वेरी हाई एनर्जी, क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है और आपको पता है कि वेवलेंथ और एनर्जी जो है दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनकी वेवलेंथ चूँकि शॉर्ट है इसलिए इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो हम कह सकते हैं कि दे आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और आपको पता है कि सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती फोटॉन्स ही हैं। सो हम कह सकते हैं कि दीज आर हाई एनर्जी फोटॉन्स। अब सबसे पहली बात कि एक्स रेज़ प्रोड्यूस कैसे होती हैं। ठीक है जी, तो हम उसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसको भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे एक्स रेज़ का प्रिंसिपल। आप यूं भी कह सकते हैं कि एक्स रेज़ की जो प्रोडक्शन है इट इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम इसको कह सकते हैं इट इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, हमने देखा कि किसी भी मेटल की सरफेस के ऊपर जब वो स्ट्राइक करते हैं तो फोटॉन्स अपनी एनर्जी और अपना मोमेंटम उस मेटल सरफेस को ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से उस मेटल सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स करंट प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस है, वहाँ पर फोटॉन से हम इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करवा रहे हैं, यानी कि फोटॉन अपना एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी से क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी एनर्जी से प्रोड्यूस कर रहे हैं फोटॉन्स। ठीक है, वहाँ पर फोटॉन्स जो हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो अपनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस तो नहीं करते, लेकिन अपनी एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र करके वो इलेक्ट्रॉन को उस मेटल के एटम से फ्री करवाते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रीली उस मटेरियल के अंदर और वो करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर उलट प्रोसेस है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फास्ट मूविंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जब किसी भी मेटल की सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, वहाँ पर क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में था फोटॉन स्ट्राइक करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो किसी भी टारगेटेड मटेरियल, लाइक यहाँ पर जो हमने टारगेटेड मटेरियल लिया है वो मोलिब्डेनम है हमारे पास, तो किसी भी टारगेट मटेरियल के ऊपर जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाई एनर्जी से मुराद उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट, अगर हम मोलिब्डेनम का टारगेट यूज़ करें तो इलेक्ट्रॉन जो हम यूज़ करते हैं आमतौर पर उनकी एनर्जी 35 keV किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इतनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जब इस टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो इस टारगेट के अंदर जो एटम्स होते हैं उन एटम के साथ इंटरेक्शन की वजह से वहाँ से एक्स रेज़ प्रोड्यूस होती हैं। अब ये इंटरेक्शन क्या है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्स रेज़। तो सबसे पहले ज़रा हम इस इंटरेक्शन को स्टडी कर लेते हैं। ये इंटरेक्शन कहलाता है इनर शेल ट्रांजिशन। अब ये इनर शेल ट्रांजिशन क्या होती है, मैंने आपके सामने एक मॉडल बनाया है एटम का। ये जो मैंने ये शेल्स बनाए हैं ये रियल तो नहीं हैं और रियल ऐसे होते भी नहीं हैं, तो मैंने इनको आइडलाइज़ किया है ताकि हम चीज़ों को समझ सकें। तो ये देखें, ये हमारे पास एक इनर शेल है और इस इनर शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। तो हमने क्या किया, जब हमने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इस मटेरियल के ऊपर हमने उनको टारगेट किया, इस मटेरियल के ऊपर उनको स्ट्राइक करवाया, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है कि उन इलेक्ट्रॉन्स ने इस मटेरियल के अंदर जो एटम्स मौजूद थे उन एटम के साथ इंटरेक्ट किया, उन एटम के साथ उसके कोलिजन्स हुए। तो आइए उस इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है जी, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। इस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने जो ही ये एटम में एंटर हुआ तो इस एटम का जो इनर शेल वाला इलेक्ट्रॉन था उसके साथ इसका कोलिजन हुआ, इसका इंटरेक्शन हुआ और उस इंटरेक्शन के नतीजे में इस इलेक्ट्रॉन ने
ये वाले इलेक्ट्रॉन को उस शेल से नॉक आउट कर दिया, उस शेल से बाहर निकाल दिया। तो आफ्टर इंटरेक्शन, जब इन दोनों का इंटरेक्शन हुआ, उस इंटरेक्शन के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्कैटर्ड हो गए, ठीक है जी। एक यूं मूव कर गया और दूसरा जो है वो यूं मूव कर गया, ठीक है जी। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर इंटरेक्शन स्कैटर्ड हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन था, इसने इस एटम के इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया। जब नॉकआउट कर दिया तो वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो हमारा हाई एनर्जी स्टेट है, हाई एनर्जी स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इस वैकेंसी को फिल करेगा। लेकिन यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन के लिए ज़रूरी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से आ रहा है, जब ये लो एनर्जी स्टेट में आएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है इसको रेडिएट करनी चाहिए, इसको खारिज करनी चाहिए। तो फ़र्ज़ कर लें कि ये जो हाई एनर्जी स्टेट है इसकी एनर्जी E2 है और ये जो इनर शेल है इसकी एनर्जी E1 है। तो इन दोनों एनर्जी स्टेट का जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा E2 माइनस E1। तो जब ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आएगा तो इन दोनों स्टेट्स का जो एनर्जी डिफरेंस होगा, उतनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को लाजमी रेडिएट करनी चाहिए, खारिज करनी चाहिए। तो वो एनर्जी ये खारिज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो एनर्जी खारिज करेगा फोटोन की शक्ल में, और वो फोटोन क्या कहलाएगा, वो फोटोन कहलाएगा फोटोन ऑफ एक्स रेज। अगर उस फोटोन की वेवलेंथ इस रीजन के अंदर आ रही है 0.1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक, ठीक है, या 1 एंगस्ट्रॉम तक, तो हम कहेंगे कि ये फोटोन जो है ये एक्स रे फोटोन है। तो ये है जी हमारे पास इनर शेल ट्रांजिशन, ठीक है। अब इनर शेल ट्रांजिशन में दो तरह के काम होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन ने इस इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट किया और इसको कंप्लीटली नॉकआउट कर दिया, इसको उस शेल से निकाल दिया। अच्छा, एक और इंटरेक्शन भी होता है, ये इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट नहीं करता, ठीक है जी, नॉकआउट किए बगैर यहाँ से गुजरता है, फिर भी एक्स रेज निकलती हैं, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसको देख लेते हैं। हमारे पास एक एवैक्यूएटेड ट्यूब है और इस एवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर ये एक फिलामेंट है जिसको हम एक इलेक्ट्रॉन गन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस फिलामेंट के आगे कोई कैथोड है, ठीक है। तो आपको ये सारे प्रोसेस का पता है कि फिलामेंट जब कैथोड की सरफेस को हीट अप करता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनकी एनर्जीज जो हैं वो आमतौर पर 35 keVs हैं। तो ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, जब यहाँ पर हमने अपना टारगेट मटेरियल रखा हुआ है, तो इस एक्सपेरिमेंट में जो टारगेट मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ मोलिब्डेनम, ठीक है। तो जो ही ये इलेक्ट्रॉन इस टारगेट मटेरियल से स्ट्राइक करते हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते वहाँ से एक्स रेज निकलती हैं। अब अगर हमारी जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है लाइट के बारे में, अगर हम उस थ्योरी के मुताबिक चलें तो हमारे पास जो इस एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट के नतीजे में जो एक्स रेज़ आ रही हैं उन एक्स रेज़ की एनर्जी कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए, यानी कि वो एक एंड से एनर्जी की वैल्यू स्टार्ट हो और कॉन्टीन्यूसली, मसलन एनर्जी की वैल्यूज़ अगर फ़र्ज़ कर लें एनर्जीज़ की वैल्यूज़ अगर 1 से शुरू हो रही हैं या 10 से शुरू हो रही हैं, तो 10 से 20 तक तमाम एनर्जीज़ के जो फोटॉन्स हैं वो हमें उसमें मिलने चाहिए। लेकिन जब हमने इसका एक्सपेरिमेंटल इसके रिज़ल्ट्स का हमने ग्राफ प्लॉट किया तो हमारे पास रिज़ल्ट बड़ा अजीब था, ठीक है। ये जो वेवलेंथ है, हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है वेवलेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान। अगर ये ग्राफ आपको समझ आ गया तो ये पूरा टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। इस ग्राफ को कॉन्टीन्यूस होना चाहिए था, यानी कि ये ग्राफ कुछ यूँ होना चाहिए था, यूँ करके ऐसे करके कॉन्टीन्यूस एनर्जी होनी चाहिए थी। लेकिन इसके अंदर ये दो पीक्स आ रही हैं, ठीक है। अब ये पीक्स किस वजह से आ रही हैं? इन पीक्स को हमारी क्लासिकल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती, इसलिए हम इसको अपनी जो मॉडर्न थ्योरी है उसके साथ एक्सप्लेन करते हैं। और उसके मुताबिक हमने ये पढ़ा है, जिस तरह हमने बोहर एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था, कि जब भी इलेक्ट्रॉन दो एनर्जी स्टेट्स के दरमियान मूव करता है, अगर तो वो हाई एनर्जी स्टेट से लो में आ रहा है तो उन एनर्जी स्टेट्स के डिफरेंस के बराबर वो एनर्जी इमिट करेगा, ठीक है। ना तो वैल्यू उससे ज़्यादा होगी ना उससे कम होगी। तो यहाँ पर अब दो तरह की एक्स रेज हैं, ज़रा इस ग्राफ को हम स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर दो तरह की एक्स रेज हैं। एक एक्स रेज जो हैं उनका स्पेक्ट्रम ये स्पेक्ट्रम है जो कि एक कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ठीक है। यानी कि जो सबसे
कम वेवलेंथ वाली, जो सबसे कम वेवलेंथ वाली एक्स रे है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ ये है। उसके बाद वेवलेंथ बढ़ना शुरू हो जाती है और इंटेंसिटी भी बढ़ना शुरू हो जाती है। बढ़ते बढ़ते उसके बाद फिर फर्दर क्या होता है, जो वेवलेंथ बढ़ती जाती है उसके बाद इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है और यहाँ पर जाकर इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो जो सबसे कम वेवलेंथ वाली एक्स रेज निकली है उसकी वेवलेंथ ये है, ठीक है जी। इस वेवलेंथ को बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। क्या बोलते हैं जी? इसे बोलते हैं हम कट ऑफ वेवलेंथ। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा आपको पता है कि वेवलेंथ अगर कम हो तो एनर्जी ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर जो एक्स रेज की वेवलेंथ इस पॉइंट पर मौजूद वैल्यू है, वो एक्स रे सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला वो एक्स रे फोटोन सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला फोटोन होगा। उसके बाद फर्दर जब आगे बढ़ते हैं हम इस ग्राफ में, तो वेवलेंथ जो है आप देखें, वेवलेंथ बढ़ना शुरू होती है तो इंटेंसिटी भी बढ़ना शुरू। इंटेंसिटी से मुराद है कि कितनी एक्स रेज निकल रही हैं। क्लियर हो गया? तो जब हम यहाँ तक पहुँचते हैं तो यहाँ तक तो हालात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके बाद अचानक से पीक आ जाती है। इसका मतलब ये है कि इस वेवलेंथ वाली जो एक्स रेज हैं वो तादाद में सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा निकली हैं, इसलिए हमें इंटेंसिटी की पीक मिली है। उसके बाद इस वेवलेंथ वाली जो एक्स रेज हैं वो भी तादाद में काफ़ी ज़्यादा निकली हैं, इसलिए हमें यहाँ पर एक और पीक मिली है। तो इन पीक्स को हम के अल्फ़ा के बीटा कहते हैं। आगे चल के हम इन पीक्स को भी एक्सप्लेन करेंगे कि पीक्स हमें क्या बता रही हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब ज़रा हम थोड़े से एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम ये एक्स रेज़ की टाइप्स की तरफ आएंगे कि ये दो डिफरेंट तरह की हमें एक्स रेज़ क्यों मिली हैं, ये पीक्स क्यों मिली हैं और ये कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है ये हमें क्यों मिला है। अच्छा, हमने क्या किया, हमने ये जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज था, हमने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाया। जो ही हमने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाया तो ये जो वेवलेंथ थी, कट ऑफ वेवलेंथ, ये थोड़ी सी आगे शिफ्ट हो गई, ठीक है। इसका मतलब है कि कट ऑफ वेवलेंथ जो है वो क्या हो गई, मैं उलट बोल गया। जो ही हमने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाया तो ये जो कट ऑफ वेवलेंथ है ये थोड़ी सी पीछे हो गई, ठीक है। कट ऑफ वेवलेंथ पीछे होने का मतलब है कि जो फोटॉन्स निकल रहे हैं उनकी वेवलेंथ कम हो गई है। अब वेवलेंथ कम हो गई है तो उनकी एनर्जी क्या हो गई है, बढ़ गई है। लेकिन ये जो के अल्फ़ा के बीटा थी, के अल्फ़ा के बीटा की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब है कि ये वाले फोटोन जिनको हम के अल्फ़ा के बीटा कह रहे हैं, इनकी एनर्जी पर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का कोई असर नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, हमने मटेरियल चेंज करके देखा। हमने मटेरियल चेंज किया तो ये जो के अल्फ़ा के बीटा हैं इनकी पोजीशन चेंज हो गई, यानी कि इनकी एनर्जी, इनकी पोजीशन से मुराद है इनकी एनर्जी। तो इन फोटोन की एनर्जी चेंज हो गई लेकिन कट ऑफ वेवलेंथ सेम रही, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंटिन्यूअस एक्स रेज हैं इनकी एनर्जी डिपेंड करती है हमारे एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के ऊपर, यानी कि जिन वोल्टेज के साथ हम इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं। और ये जो के अल्फ़ा के बीटा वाली एक्स रेज हैं इनकी एनर्जी डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर, इनकी एनर्जी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसको ज़रा आगे चल के हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे पास दो तरह की एक्स रेज हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं जी कॉन्टीन्यूअस एक्स रेज। अच्छा जी, कॉन्टीन्यूअस एक्स रेज जो हैं ये ऐसी एक्स रेज हैं जो ब्रामस्ट्रा लंग प्रोसेस के ज़रिए प्रोड्यूस होती हैं। अब ये ब्रामस्ट्रा लंग क्या है, यहाँ पर ज़रा दोबारा से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास वही एटम है जो पहले हमने लिया, ये इसका इनर शेल है और ये इसका आउटर शेल है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अच्छा जी, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक हाई एनर्जी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, ये इलेक्ट्रॉन जब इस एटम में एंटर होता है तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट नहीं करता, लेकिन जो ही ये एटम में से गुजरता है तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो उस अट्रैक्शन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे जाना चाहिए था स्ट्रेट लाइन में, लेकिन उस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से जो ही ये न्यूक्लियर फील्ड में एंटर होता है तो न्यूक्लियस की
न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन की जो ट्रेजेक्ट्री है, इसका जो पाथ है, उसमें बेंड आ जाता है। ठीक है जी, ये बजाय स्ट्रेट लाइन में मूव करने के ये बेंड हो जाता है, इसकी ट्रेजेक्ट्री बेंड हो जाती है। अच्छा, जब ये बेंड हो गया तो ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी में चेंज आया, इसकी वेलोसिटी कम हुई। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्लो हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन स्लो हुआ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कमी आई। अब काइनेटिक एनर्जी में कमी आई तो वो कमी कहाँ गई? वो कमी फोटोन की शक्ल में इलेक्ट्रॉन ने उसको रेडिएट कर दिया। तो ये वाली जो एक्स रे है, इसको हम कहते हैं ब्रमस्ट्रा-लंग एक्स रे या कॉन्टिन्यूअस एक्स रे। अब ब्रमस्ट्रा-लंग का मतलब क्या होता है? ये एक जर्मन वर्ड है। ब्रमस्ट्रा-लंग एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रेकिंग रेडिएशन। ये कौन सा ब्रेकिंग है? एक ब्रेक होता है तोड़ना, एक ब्रेक होता है स्लो होना। तो ये ब्रेक स्लो होने वाला है, तो इसको हम कहते हैं जी ब्रेकिंग रेडिएशन। ब्रेकिंग रेडिएशन, इसको ब्रेकिंग रेडिएशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के पास से गुजर रहे होते हैं तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से वो स्लो डाउन होते हैं, वो डेसेलरेट होते हैं। ठीक है, उनकी स्पीड में कमी आती है जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी में कमी आती है। तो इस वजह से इन रेडिएशन को कहते हैं ब्रेकिंग रेडिएशन। तो यहाँ ग्राफ के अंदर जो ये वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये सारा ब्रमस्ट्रा-लंग एक्स रेज हैं। ठीक है, ये सारी की सारी ब्रेकिंग रेडिएशंस हैं। इनको कॉन्टिन्यूअस एक्स रेज भी कहा जाता है। और आप देख रहे हैं कि कट ऑफ वेवलेंथ से लेकर यहाँ तक तमाम इस पूरे स्पेक्ट्रम में, ठीक है, हर एनर्जी की एक्स रेज इस पूरे स्पेक्ट्रम में इन दो वैल्यूज़ के दरमियान जितनी भी एक्स रेज हैं उन सब की एनर्जी जो है वो स्टेप वाइज है और सब की एनर्जी कॉन्टिन्यूअस है। इंटेंसिटी डिफरेंट हो सकती है लेकिन सब की एनर्जी जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए हम इनको कॉन्टिन्यूअस रेडिएशन भी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा वो डेसेलरेशन फील करेगा, उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड में कमी आएगी और उतनी ज़्यादा एनर्जी का वो फोटोन इमिट करेगा। और जो जो वो इससे दूर होता जाएगा न्यूक्लियस से, तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है उसमें बेंड भी कम आता जाएगा और उसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसमें कमी भी कम आएगी। जब उसमें कमी कम आएगी तो वो जो एक्स रे खारिज करेगा वो एक्स रे भी कम एनर्जी वाली होगी। तो यहाँ हमने एक ही बनाया है, लेकिन ये मुख्तलिफ एंगल से ये बेंडिंग हो सकती है। जितना इलेक्ट्रॉन करीब होगा, ठीक है, उतनी जो है वो बेंडिंग ज़्यादा होगी। जितनी बेंडिंग ज़्यादा होगी उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की स्पीड में उतनी ज़्यादा कमी आ रही है, उतनी ज़्यादा एनर्जी का फोटोन वो खारिज करेगा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला फोटोन जो खारिज करेगा उसकी वेवलेंथ ये होगी। उसके बाद उससे कम, उससे ज़्यादा वेवलेंथ यानी कि उससे कम एनर्जी, फिर उससे कम एनर्जी, फिर उससे कम एनर्जी। तो ये वाला जो पोर्शन है ग्राफ में, ये है ब्रमस्ट्रा-लंग रेडिएशंस या कॉन्टिन्यूअस एक्स रेज की वजह से। ठीक है जी, और कॉन्टिन्यूअस एक्स रेज जो हैं, ज़ाहिर बात है कि इनकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा एनर्जी वाला होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी वो रेडिएट करेगा और उससे जो एक्स रे फोटोन निकलेगा वो भी उतनी ज़्यादा एनर्जी वाला होगा। इसका मतलब है कि जो ब्रमस्ट्रा-लंग हैं या कंटिन्यूअस एक्स रेज हैं, इनकी वेवलेंथ और इनकी एनर्जी डिपेंड करती है हमारे वोल्टेज के ऊपर। जितने आप एक्सेलरेटिंग वोल्टेज यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, उतनी ही हमारे अगर आप ज़्यादा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं तो हमारे जो एक्स रेज फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जीज़ भी ज़्यादा होंगी। एनर्जी ज़्यादा होंगी तो उनकी वेवलेंथ कम होगी, और अगर आप कम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं तो हमारे फोटोन की एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो ये जो कट ऑफ वेवलेंथ है इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, फोटोन की जो एनर्जी है दैट इज़ E इज़ इक्वल टू HF। इसके अलावा एनर्जी का हमारे पास एक और रिलेशन भी है। ठीक है जी, आपने पढ़ा हुआ है कि V इज़ इक्वल टू W/Q, और W एनर्जी होती है तो एनर्जी यहाँ से क्या आ जाएगी, QV। ठीक है जी, तो Q जो है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E होता है तो E इज़ इक्वल टू EV। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा HF इज़ इक्वल टू EV। तो यहाँ से जो F है, ठीक है जी, F को हम लिख सकते हैं C/λ इज़ इक्वल टू EV। तो यहाँ से अगर हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, यहाँ से अगर आप लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो लैम्डा को उधर ले जाएं आप। ठीक है जी, तो यहाँ हमारे पास बचेगा HC और ये EV मल्टीप्लाई हो रहे इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास है जी कट ऑफ वेवलेंथ। आप देख रहे हैं कि वेवलेंथ जो है
انورسلی پروپورشنل ٹو ایکسلریٹنگ وولٹیج. لیکن یہ ریلیشن کس کے لیے ویلڈ ہے؟ یہ ریلیشن ویلڈ ہے صرف اور صرف کانٹینیوس ایکس ریز کے لیے. یہ ریلیشن کریکٹرسٹکس ایکس ریز کے لیے ویلڈ نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ایکس ریز کی دوسری ٹائپ. یہ تو تھی کانٹینیوس ایکس ریز. دوسری ٹائپ جو ہے وہ ہمارے پاس ہیں جی کریکٹرسٹک ایکس ریز. بچوں کریکٹرسٹک ایکس ریز جو ہیں یہ انر شیل ٹرانزیشن کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں اور ان ایکس ریز کی انرجی ایکسلریٹنگ وولٹیج کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی بلکہ ان کی انرجی ڈیپینڈ کرتی ہے نیچر آف دا مٹیریل. اگر آپ مٹیریل چینج کریں گے تو ان ایکس ریز کی انرجی جو ہے وہ بھی چینج ہو جائے گی. اور ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ ہمیں پتہ چلے گا یہ پیکس جو ہیں یہ پیکس اگر شفٹ ہوتی ہیں آگے پیچھے تو اس کا مطلب ہے کہ کریکٹرسٹک ایکس ریز کی انرجی چینج ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی انرجی آپ دیکھ رہے ہیں کانٹینیوس نہیں ہے. ایک پیک آپ کو یہاں مل رہی ہے, درمیان میں یہ گیپ ہے اور گیپ کے بعد پھر آپ کو دوسری پیک مل رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی انرجی جو ہے وہ ڈسکریٹ ہوتی ہے. ان ایکس ریز کی انرجی ڈسکریٹ ہوتی ہے. اب ہم چلتے ہیں کہ ہم ان کو کے الفا, کے بیٹا, کے گیما کیوں کہتے ہیں. تو اس کے لیے یہاں پر ہم ایک انرجی لیول ڈائیگرام بنا لیتے ہیں جی. اس میں ہمارے پاس یہ کے ہے, یہ ایل شیل ہے, یہ ایم شیل ہے, یہ این شیل ہے, یہ او شیل ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے ڈفرینٹ شیل یہاں پر بنا لیے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کے کے لیے ہمارے پاس جو پرنسپل کوانٹم نمبر ہے اس کی ویلیو 1 ہوتی ہے. اس کے لیے 2 ہوگی, 3 اور پھر 4 اور پھر 5 اینڈ اپ ٹو سو آن. بچوں اگر تو الیکٹران ایل شیل کسی بھی شیل سے, کسی بھی ہائی انرجی اسٹیٹ سے اگر وہ کے شیل میں آ رہے ہوں, ٹھیک ہے جی, کسی بھی ہائی انرجی اسٹیٹ سے اگر وہ کے شیل میں آ رہے ہوں تو اس ٹرانزیشن کے بعد جو ایکس ریز خارج ہوں گی ان کو ہم کہیں گے کے سیریز. ٹھیک ہے. تو اگر ایل سے کے میں آ رہے ہوں تو وہ ہوگی کے الفا, اگر ایم سے کے میں آ رہے ہوں تو وہ ہوگی کے بیٹا, اور اگر این سے کے میں آ رہے ہوں تو وہ ہوگی کے گیما اینڈ اپ ٹو سو آن. اسی طرح سے اگر ٹرانزیشن ہو رہی ہو ایل شیل میں, یعنی کہ کسی بھی ہائی انرجی اسٹیٹ سے ہمارے الیکٹران جو ہیں وہ ایل شیل میں آ رہے ہوں تو ان ایکس ریز کو ہم کہیں گے ایل سیریز, اور اسی طرح سے ایل الفا, ایل بیٹا اور ایل گیما. کلیئر ہو گیا؟ تو بچوں یہ تھی ہمارے پاس ایکس ریز کی ٹائپس, ایکس ریز کی انرجی کس کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کیں. اگر کوئی بات آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.